एक हीरा जिसकी कीमत थी 26 करोड़, लेकिन बेचा गया 3200 करोड़ में। यह कोई जादू नहीं, यह था मेहुल चोकसी का माया जाल। एक साजिश जिसने बैंकों को लूटा, ग्राहकों को ठगा और देश को झकझोर दिया। मेहुल चोकसी, एक नाम जो कभी हीरो की दुनिया का बेताज बादशाह था, गीतांजलि जेम्स का मालिक, जिसके जेवरों की चमक ने लाखों दिलों को लुभाया। लेकिन इस चमक के पीछे छिपा था एक ऐसा घोटाला जिसने भारत की बैंकिंग व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। 2018 में चोकसी ने पंजाब नेशनल बैंक को 13,500 करोड़ रुपए का चूना लगाया। लेकिन कैसे? यह कोई साधारण चोरी नहीं थी, यह थी एक प्री प्लान साजिश। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के तकरीबन 13,800 करोड़ का जो मुख्य आरोपी है मेहुल चोकसी, उससे शनिवार को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताना चाहेंगे, भारतीय जांच एजेंसी सीबीआई ने एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस के तहत ये एक मांग की थी कि मेहुल चोकसी को जहां भी है उसे डिटेन किया जाए और एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस को शुरू किया जाए। एक बड़ी कामयाबी है जहां पर मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है। उसका एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस अब शुरू होगा। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया आपको उस फ्लैट में, उस जगह पर विजुअल दिखाया जाता है जहां पर ईडी ने मेहुल चोकसी के पूरे फ्लैट को सीज कर दिया था। मुंबई के सबसे पॉश इलाके मलबार हिल में मेहुल चोकसी का ये फ्लैट है और देख सकते हैं कि फ्लैट का जो मेन डोर है वहां पर कोई भी ऐसी जगह नहीं बची है जहां पर जांच एजेंसियों ने अपने जो नोटिस हैं, जो लीगल नोटिस है, वो चिपकाई ना हो। साफ तौर पे देख सकते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी का ये नोटिस है 2018 का। मेहुल चोकसी, साफ नाम लिख सकते हैं कि मेहुल चोकसी अपने पूरे परिवार के साथ इसी फ्लैट में रहता था। आपको बताना चाहेंगे कि गोकुल कंडोमिनियम ये अपार्टमेंट है जिसकी जो 9th, 10th और 11 ये 3 फ्लोर, उस पर मेहुल चोकसी अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। और जब ये पूरा स्कैम हुआ तो यहीं से वो भागने में फरार हुआ। अब इसी फ्लैट को अगर मैं आपको चारों तरफ दिखा सकता हूं कि सारे जो मेन डोर है उस पर जो लीगल नोटिसेस हैं, सब जगह लीगल नोटिसेस यहाँ पे लगे हैं। तमाम एजेंसीज के लीगल नोटिस, ईडी, आईटी, जो बैंक्स हैं और जो कोर्ट्स हैं, उन सब के लीगल नोटिसेस यहाँ पे साफ तौर पे चस्पा लगे गए हैं। और जिस तरीके से कई दिनों तक उनके ऊपर लीगल कार्रवाई चल रही थी, मेहुल चोकसी के साथ साथ जो उनका परिवार है, उनकी पत्नी है, वो भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाए गए हैं। अब मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है, तो एक उम्मीद लग रही है कि मेहुल चोकसी को इस पूरे मामले में जो 13,800 करोड़ का पूरा जो स्कैम था, वहां पर अब इस पूरे मामले में उसको वापस एक्स्ट्रेडिशन यानी कि भारत लाने की कोशिश पूरी तरीके से की जाएगी। चोकसी ने अपने भांजे नीरव मोदी के साथ मिलकर बैंक के नियमों को ताक पर रखा। फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए उसने बैंकों से हजारों करोड़ रुपए उधार लिए। ये पैसे कागजों पर विदेशी कंपनियों को भेजे गए, जो असल में चोकसी की डमी कंपनियां थी। हर बार जब लोन चुकाने का समय आता, वह नया एलओयू बनवाता और पुराने कर्ज को ढक देता। यह था उसका जाल, एक ऐसा माया जाल जिसमें बैंक फंसते गए और चोकसी की तिजोरी भरती गई। लेकिन आखिरकार हर धोखे की एक उम्र होती है। जनवरी 2018 में वह दिन आया जब यह साजिश पकड़ी गई। पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई शाखा में एक कर्मचारी ने कुछ गड़बड़ देखी। जब उसने एक एलओयू के लिए दस्तावेज मांगे तो जवाब में सन्नाटा था। कोई रिकॉर्ड ही नहीं, कोई गारंटी नहीं, बस एक के बाद एक फर्जी कागजात। यह छोटा सा सवाल एक तूफान बन गया। बैंक ने जांच शुरू की और देखते ही देखते चोकसी और नीरव का पूरा खेल खुल गया। उसकी गिरफ्तारी से एक चीज तो क्लियर होगी कि वहां की पॉलिटिकल जो पावर है वो तैयार है उसको एक्स्ट्राडाइट करने के लिए। ये हमारी जो डिप्लोमेसी है, हमारी जो गवर्नमेंट की डिप्लोमेटिक पावर है, उसको इंडिकेट करती है कि वो गवर्नमेंट जो है तैयार हो गई है कि एक्स्ट्रेडिशन का प्रोसेस शुरू करें। दिस वॉज ए पॉलिटिकल पार्ट। अब शुरू होगा जुडिशियल पार्ट। जुडिशियल पार्ट में उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, जहां पर उसके वकील भी लड़ेंगे, हमारी तरफ से उनकी गवर्नमेंट भी लड़ेगी। इन केस उन्हें जरूरत पड़ेगी तो हमारी जो एजेंसीज हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनकी वहां की जो प्रोसिक्यूशन है बेल्जियम की, वो हेल्प ले सकती है। और जो भी एविडेंस उनको चाहिए यहाँ पूरे तैयार हैं। एक्चुअली एविडेंस हैं क्योंकि इस पे जो केस हुआ है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के केसेज हैं, प्लस चीटिंग का केस है, कॉन्स्पिरेसी है, और इसके साथ साथ ईडी का प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट केसेज है। तो इन केसेस की जो है ड्यूअल क्रिमिनलिटी में आ जाएंगे वहां पर। तो जुडिशियल प्रोसेस पूरा होने पे सर्टेनली वो हम इस कंट्री में यहां पर आएगा। सर, हम अभी जुडिशियल की अगर बात कर रहे थे, मेहुल चोकसी का जो वकील है, उनके वकील हैं विजय अग्रवाल साहब, अभी थोड़ी देर पहले उनका स्टेटमेंट भी आया
कि अभी तक उसे फ्यूजिटिव ऑफेंडर यानी कि आर्थिक भगोड़ा अभी तक घोषित भी नहीं किया गया है, तो उसके खिलाफ कहां से आप उसको ला सकते हैं? तो ये इस मामले का जो कानूनी प्रावधान है वो मैं समझना चाहता हूं, क्या प्रावधान है और इस बयान के क्या औपचारिकता है? देखिए, पहले तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट जो है वो कब आया? 2018 में। क्या इससे पहले एक्सट्रेडिशन नहीं होते थे? देखिए, एक्सट्रेडिशन का प्रोसेस जो है, अगर हमारे यहाँ कोई कोर्ट ट्रायल शुरू होता है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है किसी पर या ट्रायल शुरू हो रहा है और कोर्ट ने वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर दिया हमारी कंट्री ने, तो फिर दूसरी कंट्री में वो एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट आती है और उस एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट को वो लोग पहले एग्जामिन करते हैं ब्यूरोक्रेटिकली, पॉलिटिकली। वो एग्जामिन हो चुका है, दैट मीन्स वो कंट्री फील करती है कि ये आदमी को एक्सट्रेडाइट करने का हमारे पास सफिशिएंट मटेरियल है। तो ये इंडिकेट करता है वेदर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर को डिक्लेयर हो या ना हो, उसका एक्सट्रेडिशन से कोई रिलेशन नहीं है और उस कंट्री ने उसको अरेस्ट किया है, हमारी इसका मतलब रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है। तो जुडिशियल प्रोसेस में केवल वही देखेंगे कि क्या केस ड्यूअल क्रिमिनलिटी है या नहीं, इस आदमी का इन्वॉल्वमेंट उनको लगता है नहीं लगता है। इस केस में बहुत क्लियर कट केसेस हैं, कंसीलमेंट है, आपने स्विफ्ट मैसेजेस भेजे LOU के, लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के, लेटर ऑफ क्रेडिट के, एडवांस लेटर ऑफ क्रेडिट के, और उसको कोर बैंकिंग सिस्टम में नहीं डाला। तो दिस इज क्लियर वायलेशन, क्लियर कंसीलमेंट फ्रॉम द बैंक अथॉरिटीज इस इंफॉर्मेशन का। तो हमारे पास एविडेंस है, मनी लॉन्ड्रिंग के भी बहुत एविडेंस है कि किस तरह से इन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की, किस तरह से बैंक के पैसे निकाल के कहीं और लगाए, कहां कहां डाइवर्ट किए, वो सारे एविडेंसेस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास हैं। इसलिए फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स डिक्लेयर होना या ना होना उसका कोई मायने नहीं रखता एक्सट्रेडिशन से। सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी की हम चर्चा करेंगे। इस मामले की तफ्तीश के दौरान में कुछ साल पहले जब आप थे, उस वक्त में एक इनपुट मुझे भी पता चला था कि जो आपकी तफ्तीश में कि जिस गोल्ड और ज्वेलरी की बात हो रही थी, जो जिसके बारे में तकरीबन अनुमान लगाया गया था कि 3200 करोड़ का है, लेकिन आपके इन्वेस्टिगेशन में कुछ अलग ही रिजल्ट निकल के आया था। उस कहानी को मैं सुनना चाहूंगा सर, कि किस तरह से ज्वेलरी का कारोबार है और चिटिंग वाला जो मसला है, इस पे क्या इनपुट निकला था? देखिए, इसके जो डायमंड है उसके एक वैल्यूएशन होता है और हमने उसका एक उस समय जैसी केस रजिस्टर हुआ, डिफरेंट जगह पे रेट डाली गई, छापा डाला गया, तो एक जगह जो इनका वैल्यूएशन था वो 3800 करोड़ के डायमंड थे जो हमने सीज किए इनके हिसाब से। 13,500 करोड़ रुपए का कर्ज जो कभी चुकाने की नीयत ही नहीं थी, जैसे ही घोटाला सामने आया मेहुल चोकसी ने देश छोड़ दिया। जनवरी 2018 में वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भारत से फरार हो गया, पहले दुबई फिर एंटीगुआ। उसने सोचा था कि भारत की पहुंच से बाहर है, एंटीगुआ की नागरिकता लेकर वह छिपने की कोशिश में था, लेकिन इंसाफ की आंखें उसे ढूंढ रही थीं। लेकिन क्या वह हमेशा भागता रह सकता था? नहीं। भारत की जांच एजेंसियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। बेल्जियम की सड़कों पर जहां वह छिपने की कोशिश कर रहा था, उसे हथकड़ियां पहनाई गई। अब प्रत्यर्पण की तलवार उसके सिर पर लटक रही है, लेकिन चौकसी की चालें खत्म नहीं हुई हैं। उसके वकील उसकी सेहत का हवाला दे रहे हैं, नई नई कहानियां गढ़ रहे हैं। अब मेहुल चोकसी कब भारत लाया जाएगा ये देखना बाकी है, लेकिन भगोड़ों के लिए भारत की धरपकड़ जारी है। आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट में बताइए।